हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर प्रैक्टिस क्लास। 3 क्लासेस प्रैक्टिस की हम कर चुके हैं, चौथी क्लास हम करेंगे। 90 क्वेश्चंस हम कर चुके थे कि बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। लेटेस्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हम क्या चल रहा है क्लासेस में अभी फ़िलहाल, ठीक है। और प्रैक्टिस क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। अगर मुझे लगता है आपको नहीं पता है तो सिलेबस आपको ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है। प्रोपोजिशन कुछ बची है, कुछ थोड़ा सा मुझे कराना है, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स से बचे हैं। बाकी सब कुछ आपका पूरा चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है बेहतर तैयारी आपकी हो गई होगी, बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। और लास्ट क्लास में, प्रैक्टिस की लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको ये जो हमारा 2 पैसेजेस बचे हैं कि मैं इनको करा दूं या आप खुद कर लेंगे। फिर पता नहीं मुझे अचानक से अनुभूति हुई कि मुझे खुद ही करा देने चाहिए, तो मैं 1-2 पैसेज करा देता हूँ, ठीक है। चलो खैर, ये बिल्कुल लेटेस्ट सेट है, ये बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। स्टेनो का सेट पहला कर रहे हैं, 2024 का, दिसंबर में एग्जाम हुआ है। ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ। अभी फिलहाल हम शुरू करते हैं भाई यहाँ से आगे, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, ये हम कर चुके हैं 90 से, है ना। ये 90 हो गया था हमारा, ठीक है। 91 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 91 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पैसेज हम पढ़ना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल, पहला ही मतलब 2 शब्द हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैसों के लेन देन की बात चल रही है, पैसों के बारे में नॉलेज की बात चल रही है। फाइनेंशियल लिटरेसी वही है ना। लिटरेसी मतलब आप पढ़े लिखे हैं उस बारे में, फाइनेंशियल मतलब जो मनी मैटर्स हैं उस मामले में हम बात कर रहे हैं, पैसे वैसे से, पैसे के लेन देन से रिलेटेड। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ कुछ मुश्किल से होगा मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली यूज फाइनेंशियल स्किल्स। भाई समझ पाना सबसे पहला काम तो ये है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और अपने फाइनेंशियल स्किल्स को इफेक्टिवली यूज कर पाना फाइनेंशियल लिटरेसी है। ये इन्होंने डेफिनेशन दे दी, ठीक है नहीं। और दीज फाइनेंशियल स्किल्स आर एज सिंपल एज बजटिंग, इन्वेस्टिंग, क्रेडिट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन्होंने फाइनेंशियल स्किल्स को कुछ पार्ट्स में बांट दिया कि क्या है। बोले बजटिंग आपको आती हो, इन्वेस्टिंग आपको आती हो, क्रेडिट मैनेजमेंट आपको आता हो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आता हो। ये सब जो है मिलाकर फाइनेंशियल स्किल्स में आ रही हैं, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू मैनेज मनी। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, इज द एबिलिटी टू मैनेज मनी। तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसको मैनेज कर पाओ। ऐसा नहीं कि आए कि भैया बैंक में डाल दिए और 2% 2.5% का ब्याज ले रहे हो। अरे एफडी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर ऑन ऑप्शंस कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी है। ये आपको पता हो कि कौन सी चीज़ में कहाँ, बिल्डिंग्स वगैरह में, लैंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपकी नॉलेज है। उस बारे में कहा गया है कि मैनेज मनी, पैसे को मैनेज कर पाना। A strong foundation of these financial skills will help in achieving various life goals like retirement, education and even going on a vacation. बिल्कुल सही बात है। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तुमने 100 के 100 उड़ा दी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तो ना तो तुम रिटायरमेंट के पैसे बचा पाए, ना बच्चों के एजुकेशन के बचा पाए, वोकेशन पे भी नहीं जा पाए। लेकिन हाँ, 100 रुपए है, 50 खर्च कर ली, 50 रुपए हैं, 50 में रिटायरमेंट के लिए 10 रख लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए 20 रुपए खर्च हो गए, बचे हुए 20 रुपए से वैकेशन पे हो आए। तो मतलब मैनेजमेंट है एक तरीके से, और कुछ नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूड्स मैनी स्किल्स, बहुत सी स्किल्स इसमें आती हैं क्या। हाउएवर द मोस्ट पॉपुलर वन आर बजटिंग, मैनेजिंग एक्सपेंसेस एंड पेइंग ऑफ डेट्स। अगर तुमने कुछ उधार ले रखा है वो देना, पैसों को जो है एक्सपेंसेस को मैनेज करना, बजट बनाना अपना किस चीज़ का, हर चीज़ का, ठीक है नहीं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक्वायरिंग these skills would require one to understand the basic financial concepts like time value of money, compound interest, annualized return and opportunity cost। भाई देखो, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज होने लग गई अब, है ना। लेकिन बस यही है, यहीं से काम की बात भी पूछेगा आपसे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो जनरली आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट पे करने में नुकसान है। लोग बाग एस करते हैं तो किस पे करते हैं, कंपाउंडिंग ही होती है। एस हर महीने करी आपने, जो पैसा जुड़ा उस पर फिर ब्याज, फिर उस पर ब्याज, फिर उस पर ब्याज। तो वो पूछ रहा है एनुअलाइज रिटर्न, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कितना रिटर्न आपको इस चीज़ के लिए मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। हालांकि आपको बहुत सारा मतलब पता होना नहीं चाहिए, लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कोई बच्चा अगर इन चीज़ों से बिल्कुल ही वाकिफ नहीं है तो। विद एन अबेंडेंस ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, की अबेंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, अबेंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है जो प्रोडक्ट्स हैं, क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। लाइक क्रेडिट कार्ड डेट, है ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन डेट, क्रेडिट, ईएमआई। फाइनेंशियल लिटरेसी बिकम्स इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों की वजह से। ईएमआई हो गई भाई, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, डेबिट कार्ड, इन सब चीज़ों की वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी बड़ी ज़रूरी हो गई है, ठीक है नहीं। फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी हो गया है। और
जैसे तुमने क्रेडिट कार्ड ले लिया, तुमने डेबिट कार्ड ले लिया, इन सब की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। आपने पैसे निकाल, किसी ने और ने पैसे निकाल लिए आपके नाम पे, तो वो जिम्मेदारी आप ही की है। कोई जल्दी से इस बात को मानेगा नहीं कि आपने निकाले, किसी और ने निकाले। तो वही लिखा है, इंडिविजुअल्स टू यूज दिस प्रोडक्ट रेस्पॉन्सिबली, कि भाई जिम्मेदारी से यूज़ करना है। ऐसा नहीं कुछ तुम क्रेडिट कार्ड ले लिया, उल्टा सीधा खर्च कर रहे हो, बाद में पैसे पे नहीं कर पाए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफन टीचर्स इंडिविजुअल हाउ टू मेक मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। बिल्कुल सही बात है, बड़े डिसीजन लेने में मदद करती है फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है नहीं। और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें आती हैं अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ के लिए, ठीक है नहीं। आपके लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सेविंग्स करना आप जान जाते हैं, इन्वेस्ट करना आप जान जाते हैं, ठीक है नहीं। और फाइनेंशियल फ्रॉड्स कहीं हो रहे हैं तो आप उनसे बच जाते हैं, ठीक है नहीं। आप अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने लिख रखी हैं, इधर तक हमने कर लिया है। लैकिंग द नॉलेज ऑफ दीज स्किल्स लीड्स टू फाइनेंशियल इलिटरेसी। अगर तुम्हें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल इलिटरेसी की तरफ चला जाएगा, तुम्हें पता नहीं होगा। और फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से क्या होगा, बजट मिसमैच हो जाएगा आपका, आपको आता ही नहीं करना, है ना। हायर एक्सपेंसेस देन इनकम, इनकम से ज़्यादा खर्च हो जाएगा कई बार आपका। एक्यूमुलेशन ऑफ डेट्स, भैया बहुत सारा पैसा उधार उधार हो जाएगा। पुअर क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम हो जाएगा। भैया क्रेडिट कार्ड वगैरह जो यूज़ करता होगा उसको शायद पता हो, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया वो वाला, ठीक है। बीइंग विक्टिम्स, देखो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, ठीक है। हालांकि मैं मतलब मेरे पास है, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं जेन्युइनली आपको सलाह देता हूँ, जब तक आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़िया से सेटल ना हो जाओ ना, तब तक बहुत ज़्यादा जरूरत चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। तो वही है कि पुअर क्रेडिट स्कोर, वही आदमी सोचता है कि अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर करके रखना है, और ये बड़ी टेंशन की चीज़ होती है, चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, है ना। मेरा अपना ओपिनियन है, हालांकि पैसेज का नहीं, आगे बीच में तो मैंने बता दिया। लेकिन हाँ, जब तक वेल सेटल ना हो जाओ, अच्छे खासी इनकम ना जाए, लाख लाख 1.5 लाख रुपए अपना खाते में आ रहे हैं, तब जाके ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। 10-20-30 हज़ार में ये चीज़ें नुकसानदायक ही हैं। बीइंग विक्टिम्स टू फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड अदर्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, बहुत से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, विक्टिम बन जाओगे आप किसी ना किसी चीज़ के, कि भाई उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इक्विप्स वन विद नॉलेज एंड स्किल्स टू मैनेज मनी इफेक्टिवली। जरूरी है, क्यों? क्योंकि इट इक्विप्स वन विद नॉलेज, कि एक आदमी को नॉलेज हो जाती है और पैसे मैनेज करने आ जाते हैं इफेक्टिवली, है ना। बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के जो एक्शंस हैं और डिसीजंस हैं, ठीक है नहीं, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है ना, वुड लैक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कि भाई उनका बेस नहीं बन पाएगा। तुम्हें ज़्यादा अच्छी नॉलेज में भी हो सकता है तुम गलत पैसे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स बेटर एंड इनेबल्स वन टू मैनेज देयर फाइनेंशियल एफिशिएंटली। बिल्कुल सही बात है, अच्छे से कर पाओगे, बेटर कर पाओगे अगर तुम्हें ज़्यादा आता होगा तो। फर्दर मोर इट हेल्प्स इन effective money management, making financial decisions, and achieving financial stability. Moreover, financial literacy provides in-depth knowledge of financial education and various strategies that are indispensable for financial growth and success. जो growth और success के लिए ज़रूरी है, सब चीज़ें का फ़ायदा मिलता है अगर आपको एजुकेशन है, नॉलेज है। ऑल्सो इट enables one to be debt free, और ये इससे क्या होता है, हर व्यक्ति, जो व्यक्ति है जिसको नॉलेज है वो डेट फ्री रहेगा हमेशा, ठीक है नहीं, अपनी स्ट्रेटेजीज की वजह से। तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। देखो मैं बताऊँ, मैंने पूरा पैसेज पढ़ के तुम्हें बता दिया, लेकिन मैंने आपको बताया ना, हमेशा पैसेज पहले पहले कोशिश करो कि पैसेज के क्वेश्चन एक बार देख लो कि क्या क्वेश्चन है। इतना बड़ा पैसेज मैंने आपको पढ़ के बताया, इससे सीख तो यही मिलती है कि भाई बहुत बड़ा पैसेज था, बेहतर होता है कि आप एक बार क्या कर लेते हैं, बेहतर होता है कि आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पढ़ के मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा समझा सकूं इस बारे में फाइनेंशियल लिटरेसी, और पढ़ने मतलब कुछ पैसे सॉल्व कराने का मकसद ये भी है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ऐसे कैसे उठ के आ जाते हैं, है ना। तो अगर तुम्हारा नसीब जाग गया तो हो सकता है कुछ बेहतर मिल जाए तुम्हें, ऐसा कैसा, इसलिए मैं लेटेस्ट पेपर भी करवा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बाकी मैं आपको बताऊँ ना, तुम क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, बड़े बकवास क्वेश्चन है, बहुत ही बकवास क्वेश्चन। तुम खुद देखना, कि पैसेज में कहाँ खास जरूरत पड़ी। जैसे माना, पहले एक बार सॉल्व करते हैं, चलो उसके बाद डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी क्वेश्चन दे रखा है और उसका एंटोनियम पूछा है, भाई स्टेबिलिटी का एंटोनियम बता दो। स्टेबिलिटी स्थिरता होती है साहब, सबको पता है। स्टेबिलिटी क्या होती है साहब? स्थिरता होती है, कोई चीज़ जो है स्थिर है ना। स्टेडीनेस होता है किसी चीज़ का शांत होना, ठीक है नहीं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। एम्बिग्यूटी होती है, एम्बिगस होता है अस्पष्ट, एम्बिगस से एम्बिग्यूटी बना है। एम्बिगस क्या होता है? कोई चीज़ अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है, तो एम्बिगुअस है वो। वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी होता है अपोजिट इसका, अस्थिरता। कोई चीज़ वॉलेटाइल है मतलब स्थिर नहीं है, अस्थिर है, ठीक है साहब। और इन एफिकेसी इफेक्टिव होता ना, उससे इनइफेक्टिव से इन एफिकेसी शब्द बनाया। इफेक्टिव होता है प्रभावित और इनइफेक्टिव होता है अप्रभावित।
तो इनएफिकेसी भी किससे निकलेगा? अप्रभावित से निकलेगा, कोई चीज़ जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जनरल मीनिंग मैंने आपको बताया। बाकी स्टेबिलिटी जो है स्थिरता है, अपोजिट क्या बनेगा इसका? एंटोनियम क्या बनेगा? अस्थिरता। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। अब मुझे बताओ 91 में कोई आवश्यकता पड़ी पैसेज की? कुछ खास जेन्युइन बताओ, कोई जरूरत पड़ी? स्टेबिलिटी का मतलब पूछा भाई, एंटोनियम बता दो यार। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी? फाइनेंशियल इलिटरेसी मतलब तुम्हें नॉलेज नहीं है, इलिटरेट हो तुम। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, बिना पढ़ा लिखा। मतलब तुम्हें ऑप्शन वो देखना है जो नेगेटिव हो। मैं नहीं कह रहा तुमने पैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा है, मैं तुम्हें बिना पैसेज के बता रहा हूँ, फिलहाल ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा यार, फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो पॉजिटिव चीज है। डिसिप्लिन 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 शब्द ही पॉजिटिव है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा साहब। एक्यूमुलेशन ऑफ डेट्स, एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। अब तुम्हें शब्द का मतलब पता होगा ना, एक्यूमुलेशन मतलब संचय होना, जुड़ना किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज का जुड़ना, इकट्ठा होना। एक्यूमुलेशन होगा जुड़ना, इकट्ठा होना। डेट का इकट्ठा होना मतलब डेट कम होना, डेट बढ़ जाना। एक्यूमुलेशन ऑफ डेट का मतलब होगा डेट का बढ़ जाना, डेट मतलब उधार का बढ़ जाना। बजट मिसमैच, भाई बजट मिसमैच होगा, ये एक्यूमुलेशन ऑफ डेट नेगेटिव पॉइंट है। बजट मिसमैच भी कैसा पॉइंट है? तुम्हारा बजट मिसमैच हो रहा है, तुमने बजट बनाया वो मिसमैच हो रहा है, ठीक से मैच ही नहीं कर पा रहा, या जो तुमने बनाया है वो गलत बैठ रहा है तुम्हारे हिसाब से, या तुम्हारे जो भी तुमने मैथ्स लगाया है वो गलत बैठ रहा है, तो बजट मिसमैच भी नेगेटिव है। हायर एक्सपेंसेस देन इनकम, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो गए, नेगेटिव पॉइंट है यार। 3 पॉइंट नेगेटिव है, 1 पॉइंट पॉजिटिव है, वही आंसर है। सोच के देखो। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी? नॉट अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल, नॉट भी दे रखा है, भी ध्यान रखना भाई साहब, मैंने शुरुआत में नहीं पढ़ा था, पढ़ा है। नॉट अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी, भाई फाइनेंशियल इलिटरेसी अगर होगी तो तुम डेट में आ जाओगे, उधार में पड़ जाओगे। बजट तुम्हारा मिसमैच होगा, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, इनकम कम होगी। हाँ, अगर फाइनेंशियल इलिटरेसी नहीं होगी, लिटरेसी होगी, तो तुम्हारा डिसिप्लिन बना रहेगा। इसलिए ऑप्शन ए फॉर एप्पल। 92, अगर तुमने ऑप्शन, मतलब मैं अपनी बात करूं, मैंने ऑप्शन पैसेज ना पढ़ा था, काम चल जाता। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, वही आंसर है यार। सोच के देखो। डिसिप्लिन आएगा अगर तुम्हें लिटरेसी होगी। वो कह रहा है इलिटरेसी नहीं है मतलब लिटरेसी है, और लिटरेसी है तो क्या सही है? लिटरेसी है तो डिसिप्लिन आएगा, बिल्कुल सही है। अगर कोई लिटरेट है, फाइनेंशियल लिटरेट है, तो कर्जे में नहीं जाना चाहिए भाई, बजट मिसमैच नहीं होना चाहिए, हायर एक्सपेंसेस देन इनकम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन आना चाहिए, डिसिप्लिन आएगा। ए फॉर एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड द ऑथर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड द ऑथर, आगे क्या वुड द ऑथर व्हाट, कुछ है क्वेश्चन में या मतलब क्या कह रहा है ये? अच्छा, कुछ हो सकता है, मुझे लग रहा है इन्होंने छोड़ दिया हो, जो टाइप होने वाला है ये, मुझे लग रहा है कुछ छूटा। चलो खैर, ऑप्शन पढ़ो पहले, 4 क्या कह रहा है वो, ठीक है, 4 ऑप्शन पढ़ो, पता नहीं क्वेश्चन क्या है। वुड द ऑथर, आगे देखते हैं, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब भी है ना, मेन वर्ब है कहाँ, कुछ पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन नॉट हेल्प इन बजटिंग एंड पेइंग ऑफ द डेट्स, मुझे बताओ क्या ये बात ठीक है? फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर तुम पढ़े लिखे हो, फाइनेंशियल लिटरेसी तुम्हें है, तो ये मदद नहीं कर सकती तुम्हारा बजट बनाने में, तुम्हारी डेट्स को क्लियर करने में। यार डेट्स को क्लियर तभी तो कर पाओगे जब तुम्हें पढ़ाई इसकी चीज़ की नॉलेज होगी, ये बात तो गलत है। दूसरे लाइन पढ़ो, इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट स्किल्स इनेबल्स अर्ली रिटायरमेंट। इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट, अच्छे से पैसे मैनेज कर रहे हो, तुम्हारी स्किल्स है अच्छे से पैसे को मैनेज कर पाना, उससे क्या होगा? इनेबल अर्ली रिटायरमेंट, जिससे तुम जल्दी रिटायर हो सकते हो। मतलब तुमने अपना जीवन का सारा काम कर लिया, तुमने पैसे जोड़ लिया, अपने बच्चों के लिए जोड़ लिया, रिटायरमेंट के लिए तुम आगे, मतलब तुमने, अब तुम्हारे पास इतने पैसे हो गए, तुम इंजॉय कर सकते हो लाइफ को, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तो उसको अर्ली रिटायरमेंट कहते हैं। भाई अगर तुम्हें पैसे अच्छे से मैनेज करने आते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि तुम अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर दोज हु आर मेटेरियलिस्टिक। बताओ भाई, फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो मेटलिस्टिक है? भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को पैसे की जरूरत है, हर आदमी को मैनेजमेंट आना चाहिए, गलत बात। इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स एंड एम्बिशंस आर नॉट टिपिकली रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्किल्स। भाई बताना, जो इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स है तुम्हारे, जो एम्बिशंस है, जो तुमने महत्वाकांक्षाएं जोड़ रखी है कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं घूमने जाऊंगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये खरीदूंगा, मैं बाइक खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं घर खरीदूंगा, मैं घर बनवाऊंगा, मैं घर वालों के लिए ये लेके दूंगा, ये सब चीज़ें एम्बिशंस ही तो है आपके, इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स हैं। वो कह रहा है नॉट टिपिकली रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्किल्स। भाई क्यों नहीं फाइनेंशियल स्किल से रिलेटेड है? पैसा तो मेन चीज़ है, गलत बात। 3 ऑप्शन गलत है, 1 ऑप्शन ठीक है। बी फॉर बॉल को आंसर लगा लो। आइडेंटिफाई द टोन्स ऑफ द पैसेज। अब देखो ये 94 क्वेश्चन, ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन है 91, 92, 93, भाई कोई आवश्यकता ही नहीं थी पैसेज की, सच बता रहा हूँ, कोई आवश्यकता ही नहीं थी पैसेज की। तुम्हें इतनी फाइनेंशियल स्किल्स की, फाइनेंशियल लिटरेसी की थोड़ी तो नॉलेज होगी, उस हिसाब से 91, 92, 93 बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है।
94 95 की बात कर लो, यहाँ पे टोन पूछिए भाई। अब देखो टोन में तो भाई तुम्हें पैसेज पढ़ना पड़ेगा, बिना पैसेज पढ़े कैसे पता चल जाएगी टोन क्या है। अब देखो सबसे पहले सब्जेक्टिव होता है व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के वजह से राम है, राम की कहानी बता रखी कि भाई राम एक व्यक्ति है, वहाँ पे रहता है, ये काम करता है, ऐसा है वैसा है, उसके बारे में ये बताया, राम की कहानी बता रखी, सब्जेक्टिव हो गई, ऐसा कुछ है नहीं। सटायरिकल मतलब व्यंग करा है तुमने, है ना। सटायरिकल समझते हो, सटायर मतलब तुमने किसी पर व्यंग करा है। व्यंग मतलब ऐसा कि जैसे कि मतलब ऐसे मैं कैसे व्यंग का एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे कि कोई व्यक्ति है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है जो मतलब ऐसा एकदम जैसे मान लेते हैं कि, या मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ऐसा कि अच्छा एग्जांपल दे दूँ, थोड़ा क्लास लायक एग्जांपल दे दूँ। तो मेरे दिमाग में बहुत रहे क्योंकि दोस्तों को जैसे रोस्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं तुम्हारा कोई दोस्त आया उठ के, है ना, बिल्कुल ऐसे सुस्त एकदम, बिल्कुल ऐसा मुंह एकदम बिगड़ा हुआ सा, बाल वाल बिगड़े हुए से आए और आके आपके पास आया, आपसे हाथ वाथ मिलाया, तो आपने उसको बोला कि भाई क्या बात, आज तो नया वैसा लग रहा है। तो ये क्या है, ये सार्कास्टिकली आपने करा है, व्यंग करा है, क्योंकि आपको पता है कि उसका मुंह भी धुला हुआ नहीं है, बिल्कुल बाल वाल खराब हो रखे हैं, पता नहीं कहाँ से सो के उठ के आ रहा है वो, और आपने कहा क्या बात पे आज तो नया वैसा लग रहा है। दैट इज सटायर, है ना, दैट इज व्यंग, दैट इज सार्काज्म, कि आपने एक बात ऐसी बोली है, जिस एक इतनी अपोजिट बात बोल दी कि आपको सामने वाले को पता चल गया कि यार ये फिरकी ले रहा है मेरी, है ना, ये मजे ले रहा है। तो वो सटारिकल होती है कि आपने सटायर मतलब आपने व्यंग करा है किसी बात पर कि भाई सरकार तो इतना अच्छा काम कर रही है कि क्या ही बताएं। मतलब अब ये एक तरीके, अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो हम कहें अरे सरकार तो इतना अच्छा काम कर रही है क्या बताएं, तो ये व्यंग हो गया एक तरीके से कि भाई सरकार के ऊपर की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, आहत नहीं होना है। एक एग्जाम्पल ये हो गया जैसे मैंने कहा, और हो सकता है गवर्नमेंट अच्छा ही काम कर रही हो भाई, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद मैंने कहा कि भाई इन्फॉर्मेटिव कुछ जानकारी मिल रही है ना। और क्रिटिकल तो मतलब बहुत सीरियस टोन वाले पैसेज के लिए लगाते हैं, जब किसी बहुत गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है, उस बारे में आपने बताया हो, ठीक है, तो क्रिटिकल तो बहुत गंभीर वाली बात होगी। इन्फॉर्मेटिव आप आंसर लगाओ, इन्फॉर्मेशन मिल रही है फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर कि भाई क्या क्या जरूरी है, क्या क्या मदद मिलती है फाइनेंशियल लिटरेसी से, तो इन्फॉर्मेटिव है। 94 का क्या आंसर बनेगा, इन्फॉर्मेटिव। 95 देख लो साहब, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। अब देखो 94 95 दोनों क्वेश्चन भैया पढ़ने के बाद ही क्लियर होंगे। ऊपर के 3 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही कर देता, 91 92 93, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसेज की जरूरत है नहीं। बाकी 95 देखो इंपॉर्टेंट, मतलब अप्रोप्रिएट टाइटल देखो कि टाइटल सही क्या हो सकता है भाई। देखो, वाई इज फाइनेंशियल इलिटरेसी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियली अनपढ़ होना, इलिटरेट होना क्यों जरूरी है। पहली बात तो यहाँ लिटरेट होना चाहिए था, इसका तो मीनिंग ही नहीं बन रहा है, तो ये तो मीनिंगलेस हो गया भाई, है कि नहीं। टिप्स फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, तुम्हें पैसे में कहीं टिप्स दी गई हैं कि तुम क्या करो, भाई तुम्हें टिप्स कहीं नहीं दी गई, टिप्स तो दी ही नहीं गई कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं बताया गया क्या फायदा है क्या नुकसान है क्या नहीं बताया गया है कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, कैसे डिसीजंस लिए जाए ये बताया गया है, या इंपॉर्टेंस बताई गई है फाइनेंशियल लिटरेसी की तुम्हें, कि भाई फाइनेंशियल लिटरेट होगे तो ये फायदा है, मैनेजमेंट कर सकोगे, बजटिंग कर सकोगे अपना, तुम डेट में नहीं जाओगे, डेट फ्री हो सकते हो। इंपॉर्टेंस बताइए कितना फायदा है, ठीक है। तो इसलिए 95 का तीसरा एक पैसेज हमारा हो गया। दूसरा और देखो देखो, ठीक है, यार बहुत बड़ा पैसेज है, पढ़ना ही पड़ेगा, है टाइम लग जाता है यार। चलो खैर, करते हैं फिर एक काम और, एक बार और। अब देखो एसएससी दे रही है पैसेज, ये मैंने अपने घर से दिया नहीं है, सच बताऊं तो, है कि नहीं, कि एसएससी का ही दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, चलो और क्या है। देखो मैं आपको बताऊं ना, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना जरूरी होता है, तो मैं अंदाजा लग जाता है कि क्या है पैसेज में, ठीक है। तो हमेशा कर लिया करो ये वाला काम। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज पूछिए कि पैसेज की स्ट्रक्चर कैसी है, भाई पैसेज से ही पता चल सकता है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। वाई हाउ डिड द वर्ड विच हैड ओरिजिनली बीन ऑफेंसिव बिकम अनऑफेंसिव सडनली, पैसेज ही बता पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज इंटरप्रिटेटेड एज ऑफेंसिव इन अमेरिका सोसाइटी इन 1930, पैसेज बता पाएगा 1930 में कौन सा वर्ड जो है अमेरिका में इंटरप्रिटेट कर दिया गया था भाई साहब रॉन्गली, ऑफेंसिव माना गया था इसको, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो, what does CBFC has to certify and control the content shown in a movie, पैसेज बताएगा, कुछ नहीं कह सकते। पैसेज बेस्ड अपॉन, पैसेज किस चीज़ पर बेस्ड है ना, व्हाट इज द पैसेज बेस्ड अपॉन, किस चीज़ पर बेस्ड है। पांचों क्वेश्चन पैसेज के हैं, कोई क्वेश्चन वोकैबलरी वाला है ही नहीं कि वोकैब का हो या कुछ ऐसा हो तुम देख के समझ लो, नहीं, मतलब पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से। आ जाओ जरा, जैसे तुम्हें कुछ मिल जाए ना, अब जैसे तुम ये नॉर्मल पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, 1930 तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि एक सन आया था 1930, एक ईयर आया था, उसको तुम्हें देख के चलना है, 1930 की बात आएगी, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, एक बार क्या कह रहा है, एक बार रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस द फॉलोइंग, ठीक है भाई साहब। स्कारलेट ओहारा famously asked her husband
रेट बुटलर। अब देखो मैं एक बात बताऊँ, तुम्हें नाम का बहुत सारा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे जो तुमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ने का फायदा बहुत हो जाता है। पहले एक बार तुमने क्वेश्चन पढ़े ना, तुमने देखा पूरे पूरे चारों जो पांचों जो क्वेश्चन थे उसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि स्कारलेट ओ हारा के बारे में बता दो, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, है ना। रेट बटलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, है ना। इन्होंने दो करेक्टर के नाम भले से दिए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बढ़ के आया हूँ नीचे, तो मैंने क्वेश्चन में देखा कि 5 के 5 क्वेश्चन में मुझे कहीं से लेके कहीं तक किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बात नहीं हुई कि इस व्यक्ति के बारे में बता दो, इसका रिलेशन इससे बता दो, ऐसा कुछ बता दो। तो क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा होता है, देखो ये साइकोलॉजिकली मैटर करती हैं चीज़ें, इम्पैक्ट डालती हैं चीज़ें, कि भाई मुझे पता है स्कारलेट हो रहा है या रेट बटलर के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो मेरा दिमाग इस चीज़ को अब तेजी से पकड़ेगा ही नहीं। समझ रहे हो, मैं 5 क्वेश्चन एक बार पढ़ चुका हूँ, तो इस बात का इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। मेरा दिमाग खुद से इस बात को सोच के चलेगा कि हाँ, मुझे दोनों चीज़ों की जरूरत नहीं है, स्कारलेट हो रहा है या रेट बटलर, जो भी हैं ये दो व्यक्ति हैं, इनके नाम के बारे में नहीं जानना है मुझे। इनसे रिलेटेड जो बात चल रही है, हाँ, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो जो भी इसके अंदर थ्योरी चल रही है, वो मेरे काम की है, नाम से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि मैंने पांचों क्वेश्चन जब पढ़े, उनमें कहीं से कहीं तक कोई नाम था ही नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। ये है कहानी। देखो भाई, तो जो स्कारलेट ओहारा हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, रेड बटलर से, कि वेयर शैल आई गो, कि भाई मुझे कहाँ जाना चाहिए। टू विच ही फेमसली रिप्लाइड, है ना, उसके लिए उन्होंने फेमसली रिप्लाइड दिया, फ्रैंकली माई डियर आई डोंट गिव अ डैम। आई डोंट गिव अ डैम, तूने सुना होगा आई डोंट गिव अ डैम। ये बेसिकली डैम जो शब्द है ना, इसके बारे में बात हो रही है। आई डोंट गिव अ डैम, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कहाँ जाओ, है ना। वेयर शैल आई गो, कि मैं कहाँ जाऊँ। उसने रिप्लाई करा, आई डोंट गिव अ डैम, फ्रैंकली माई डियर आई डोंट गिव अ डैम, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ डैम एक शब्द है। आई डोंट गिव अ डैम मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहीं जाओ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ कहीं जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी कोटेशन एवर इज फाउंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डायरेक्टर विक्टर्स फ्लेमिंग्स 1939 अमेरिकन हिस्टोरिकल रोमांटिक एपिक फिल्म। भाई साहब ये लाइन है, अच्छा, ये स्कारलेट ओहारा और जो हमारे रेड बटलर हैं, ये बेसिकली एक ये मूवी का डायलॉग है। जो हारा जो है वो पूछ रहे हैं रेड बटलर से, उन्होंने कहा कि वे चलाएगा, तो उन्होंने रिप्लाई में कहा कि भाई आई डोंट गिव अ डैम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं जाओ। वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी कोटेशन है, ठीक है नहीं। और एक मूवी के बारे में बताया गया 1939 में, अमेरिकन हिस्टोरिकल रोमांटिक ईपिक फिल्म थी एक, ठीक है, विक्टर फ्लेमिंग की, बहुत बढ़िया। गॉन विद द विंड, गॉन विद द विंड, इट्स ऑल्सो वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट लाइन्स फ्रॉम अ मूवी, कि भाई बहुत इतनी ये लाइन जो है, आई डोंट गिव अ डैम, ये लाइन जो है बड़ी बड़ी फेमस हुई उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और वन ऑफ द फेवरेट जो है लाइन्स बन गई लोगों के लिए, ठीक है। बट इन 1930, ये 1939 की बात है, ठीक है। ये जो लाइन फेमस हुई, आई डोंट गिव अ डैम, ये कब की बात है, 1939 की बात है साहब। लेकिन इन 1930s के आसपास में अमेरिकन सोसाइटी में जो डैम शब्द है ना, वॉज अ स्वेयर वर्ड, ठीक है, वॉज अ स्वेयर वर्ड। बेसिकली मतलब एक तरीके से कि क्या लेके चलें कि स्वेयर तो बेसिकली कसम की बात आ रही है, ठीक है नहीं। मतलब एक तरीके से ऐसा था कि निगेटिव शब्द के रूप में इसको लेके चलते थे, पॉजिटिव नहीं था, है ना। ड्यू टू वर्ड्स मोस्ट ऑफेंसिव नेचर एंड कॉन्सिक्वेंट प्रोहिबिशन बाय 1913 मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कोड समटाइम्स नोन एज द हे कोड, अमेरिकन फिल्म सेंसर इंसिस्टेड ऑन इट्स रिमूवल 2 months prior टू मूवीज रिलीज। अच्छा साहब, कह रहा है कि भाई 1930 के आसपास की बात करें, जो डैम शब्द है, ठीक है नहीं, उसको क्या मानते थे, ऑफेंसिव मान रहे थे, पॉजिटिव शब्द नहीं मान रहे थे, निगेटिव लेके चल रहे थे, ठीक है नहीं। और ड्यू टू वर्ड्स ऑफेंसिव नेचर, की दुनिया का जैसे कि ऑफेंसिव नेचर है, मतलब शब्द का जो जो ऑफेंसिव नेचर है, सॉरी मैं वो उसको दुनिया वाला समझ गया था, वर्ड वर्ड मतलब शब्द का जो ऑफेंसिव नेचर है, एंड कॉन्सिक्वेंट प्रोहिबिशन, और लगातार उसको मना करा गया, किसके द्वारा, मतलब एक तरीके से जो मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कोड है, उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये शब्द जो है वो ठीक नहीं, जैसे हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड होता है वैसी उनकी बात चल रही है, सम टाइम नोन एज, और इस बोर्ड को क्या भी बोलते हैं, हे कोड बोला जाता है, ये जो मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कोड है। अमेरिका फिल्म सेंसर ने क्या करा, इंसिस्ट ऑन इट्स रिमूवल 2 months prior टू द मूवीज रिलीज, मूवी के रिलीज होने से पहले इसको 2 महीने पहले शब्द को क्या करने के लिए कहा कि भाई शब्द को हटा दो। अ फ्यू वीक्स बिफोर द मूवीज रिलीज, मूवी के रिलीज होने से कुछ सप्ताह पहले, द मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका बोर्ड अमेंडेड द प्रोडक्शन कोड विच कॉज द सेंसर टू चेंज देयर माइंड। उसके बाद क्या हुआ, कुछ सप्ताह पहले जो मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका बोर्ड है, उन्होंने अमेंड द प्रोडक्शन कोड, उन्होंने प्रोडक्शन कोड में संशोधन करा। जो ये प्रोडक्शन कोड था ना साहब, मोशन पिक्चर का प्रोडक्शन कोड था, जिसमें डैम शब्द को गलत बता रहे थे कि ये निगेटिव शब्द है भाई, इसका यूज नहीं करोगे, गलत शब्द है, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे इन्होंने कहा कि भाई विच कॉज द सेंसर्स टू चेंज देयर माइंड। उससे क्या हुआ, सेंसर जो है, जो भी लोग बैठे थे सेंसर बोर्ड वाले जो थे, उन्होंने उनके दिमाग में जनरली चेंज आ गया, और
a word that had originally been offensive becomes suddenly unoffensive. और वो वर्ड चेंज हो गया अचानक से, मतलब उन्होंने अब जो उनका कोड था कि ये शब्द गलत है ये शब्द सही है, तो वो जो डैम शब्द था उसको गलत से हटा के सही की श्रेणी में डाल दिया गया, वो ये कह रहे हैं। और अचानक से, है ना, पिक्चर के रिलीज से कुछ सप्ताह पहले वो शब्द डैम शब्द जो है वो पहले ऑफेंसिव होता था, अब उसको अनऑफेंसिव मान लिया गया और उसको पिक्चर से हटाने की अब कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट लाइकली as a result of the changed sensitivities of American culture that made it possible to update the motion picture production code. Since then, American perceptions of these issues have advanced significantly. मतलब पहले जो इस शब्द को निगेटिव मान रहे थे, जब प्रोडक्शन कोड ने इसको पॉजिटिव मान लिया, अनऑफेंसिव मान लिया, तो अमेरिकन ने भी इस चीज़ को बड़ा अच्छे से अडॉप्ट किया और इस इशू को बहुत, मतलब एक तरीके से उनका जो परसेप्शन था इसको गलत मानने का, वो भी पॉजिटिव में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद अमेरिकन परसेप्शंस ऑफ दिस इशू हैव एडवांस सिग्निफिकेंटली। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे, व्हाट इज ऑफेंसिव टू सोसाइटी विल कंटिन्यू टू बी ऑफेंसिव अनलेस इट्स सेंसिबिलिटीज सिग्निफिकेंटली शिफ्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर जनरली ऐसा होता है कि तुम सोसाइटी में ये नहीं कह सकते कि जैसे जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ भाई हमारी सोसाइटी में कई बार ऐसा होता है कोई शब्द गाली भी नहीं है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई शब्द गलत भी नहीं है, लेकिन उस शब्द को ही किसी अलग चीज़ से रिलेट करोगे तो वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगा। तो कहीं लिखे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचो कि कोई शब्द जो है कहीं लिखा हुआ है कि किताब में लिखा है कि ये नेगेटिव शब्द है तो वो नेगेटिव मान लिया, ये पॉजिटिव शब्द है तो पॉजिटिव मान लिया, नहीं भाई। बुक में लिखे लोग बाग जो सोसाइटी में उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, जो एक तरीके से आप ऐसे मानिएगा कि यूज में है, जो लोगों के दिमाग में है, जो उन्होंने मान रखा है, उसी हिसाब से चीज़ें चलेंगी। कोई कोड हटा दे कि भैया हमने अपनी किताब से हटा के पॉजिटिव में डाल दिया, पॉजिटिव से हटा के नेगेटिव में डाल दिया, इन बातों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है कि हाँ ऐसा चल रहा है तो ऐसे ही चलता रहना चाहिए, तुम्हारे किताब में बदलने से कुछ नहीं होगा। परिवर्तन आ सकता है, हाँ 1-2%, 4%, 5% का परिवर्तन आ जाए, लेकिन कंप्लीट सोसाइटी हर एक जो इस टाइप के चेंजेस होते हैं उनको बहुत रैपिडली एक्सेप्ट नहीं करती, धीरे धीरे ये चीज़ें एक्सेप्ट करी जाती हैं। नेक्स्ट देखो, पीपल्स सेंस, बिलीफ सिस्टम्स, कन्विक्शंस एंड प्रैक्टिस डजंट चेंज सडनली। बिल्कुल जो मैंने बात कही, देखो कि ये चीज़ें अचानक से चेंज नहीं होती। तुम सोचो कि किताब में बदल दिया तो चेंज हो जाएगा, नहीं, दे डेवलप स्लोली, धीरे धीरे डेवलप होती हैं। देयरफॉर इट इज़ मीनिंगलेसली टू इंक्वायर एज टू व्हाई समथिंग शुड बी ऑफेंसिव टू सम व्हाइल नॉट बीइंग सो टू अदर्स। कि भाई कुछ लोगों के लिए, अब इस बात के लिए ऊपर क्या हम डिबेट करेंगे कि कुछ किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, कुछ के लिए अच्छा हो सकता है कुछ के लिए बुरा हो सकता है। और वाई पीपल्स आरंट saner and more tolerant when it comes to sensitive and disputed social topics। और लोग बाग जो हैं, सेनर मतलब समझदार, वाई पीपल आर सेनर एंड मोर टॉलरेंट, कि लोग बाग क्यों टॉलरेंट नहीं हो पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, समझदार नहीं हो पाते हैं जब सेंसिटिव और सोशल टॉपिक्स की बात होती है, उस पर लोग बाग एकदम से क्यों गुस्सा हो जाते हैं। ये वाली बात चल रही है। सिनेमा हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स कंज्यूमर्स, कि सिनेमा का भाई लोगों पे फर्क पड़ता है, ठीक है नहीं। इट इज़ कैप्टिवेटिंग ऑडियो विजुअल्स medium of entertainment that teaches information, knowledge, beliefs, values etc। ठीक है, बिल्कुल हमें इन्फॉर्मेशन देती है, नॉलेज देती है, बिलीव्स देती है, वैल्यूज देती है। पिक्चर एंटरटेनमेंट जो है बहुत कुछ, सब कुछ मिलता है पिक्चर से यार, ऐसी बात नहीं है। अ फिल्म्स इफेक्ट्स ऑन पीपल एंड सोसाइटी कैन बी इधर बेनिफिशियल और बैड डिपेंडिंग ऑन इट्स सब्जेक्ट्स मैटर एंड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही बात है कि भाई तुम सोसाइटी, जो पिक्चर है वो सोसाइटी पर इफेक्ट डाल सकती है, पॉजिटिव भी डाल सकती है, नेगेटिव भी डाल सकती है, डिपेंड करता है कि उसको कैसे दिखाया गया है। ठीक है, while a movie may be suitable for certain people's age and sensibilities, while a movie may be suitable for certain people's age and sensibilities का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है पिक्चर 18 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई फैमिली मतलब 10-12 साल से ऊपर का बच्चा भी देख सकता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम बिल्कुल छोटे बच्चों को भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज भी मैटर करती है कि किस एज की मूवी के लिए मूवी बनाई गई है, क्योंकि कोई सोशल मैसेज है तो जरूरी नहीं कि छोटे बच्चों को देना, भाई हो सकता है बड़े बच्चे के लिए हो सकता है छोटे बच्चे के लिए हो, वो तो मैसेज पर डिपेंड करेगा क्या देना चाह रही मूवी। It may be suitable for others people's age and may not be suitable for other people's age and sensibility। वही बात है, not everyone is intended to watch every movie। सबके हर एक मूवी हर एक व्यक्ति के लिए नहीं बनी, बिल्कुल सही बात है यार। A controversial movie might also spark social turmoil or even violence। सोसाइटल टर्मोइल का मतलब समझ रहे हो, टर्मोइल मतलब एक तरीके से दंगा फसाद हो सकता है भैया, जो है सोसाइटल टर्मोइल हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। ठीक है, जो अगर एक ऐसा सिनेमा है, कंट्रोवर्शियल कोई मूवी है, तो उससे हो सकता है भाई ऐसा हो। तो उन्हें बहुत सी मूवी देखी होंगी हमारे इसमें, जैसे पद्मावत मूवी है, जो तुमने देखा हो कितना बवाल हुआ था पद्मावत पे। ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं अपना मेरा व्यक्तिगत व्यू है कि कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं उसमें कुछ नेगेटिव दिखाया गया है कि भाई, लेकिन बवाल बहुत हुआ था पद्मावत मूवी में, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। तो एक जो है कि भाई कंट्रोवर्शियल कई बार हो जाता है चीज़ें।
तो उससे क्या हो सकता है, सोसाइटल टर्मोइल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट एवरी नेशन रिक्वायर्स अ फॉर्मल एजेंसी, और इसी वजह से कि लड़ाई ना हो, हर एक नेशन में क्या होता है, एक फॉर्मल एजेंसी होती है जो सिनेमा को, उसकी एथिक्स को, उसकी पॉलिसीज़ को चेक करती है कि क्या दिखाया गया है। इंडिया में हमारे पास क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC है हमारे यहाँ इंडिया में। ध्यान रखना, तुम्हारे पास वैसे ये उसमें भी काम आ सकता है, हो सकता है GS में कहीं काम आ जाए। समटाइम्स नोन एज द सेंसर बोर्ड, उसको क्या बोलते हैं हमारे इंडिया में, सेंसर बोर्ड बोलते हैं। सेंसर बोर्ड क्या करता है, सर्टिफाई करता है मूवी को कि वो मूवी अप्रोप्रिएट है, रिलीज कर सकते हैं पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अंडर द सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में CBFC जो है एक स्टैट्यूटरी एजेंसी थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो मूवीज और जो दिखाई जा रही है उसको कंट्रोल करती थी, ठीक है। इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक श्योर दैट नेशन सिटीजन एंजॉय होलसम एंजॉयमेंट थ्रू सिनेमेटिक मीडिया, जिसका काम था कि वो दुनिया, जो भारत के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, वो सिनेमा को एंजॉय कर सकें। जो जो CBF था वो क्या करता था, वो देखता था कि मूवी जो है, पूरी मूवी या फिर पार्ट में, जियो पैराडाइज इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, मूवी में कुछ ऐसा ना हो, है ना, जो नुकसान पहुंचाए इंडिया की सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, ठीक है नहीं। जियोपार्डाइज इट्स सिक्योरिटी एंड रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, की मतलब कहीं ऐसा भी ना हो कि वो नुकसान पहुंचा दे हाँ, किसी हमारे दूसरे देश के रिलेशंस को बेसिकली ख़राब कर दे, है ना। पब्लिक डिसऑर्डर और क्राइम ना हो जाए उससे, कोई बदनामी ना हो जाए, कोर्ट की कोई निंदा ना कर दे, सोशल नॉर्म्स जो हैं वायलेट ना हो जाए, वैल्यूज़ ऑफेंड ना हो जाए, लोग बाग जो हैं एक साथ कम्युनिटी में मतलब एक तरीके से मिल के रह रहे हैं, दो दो सोसाइटीज़ के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई ना हो जाए, ये सब चीज़ें चेक करता है कौन, सेंसर बोर्ड चेक करता है, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। इतना कहने के बाद पैसेज आपका खत्म हो जाता है साहब। आ जाओ जरा बात कर लेते हैं 96, देखो कह रहा आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। स्ट्रक्चर क्या है भाई पैसेज की, बताओ जरा। सीक्वेंशियल है, किसी सीक्वेंस की बात हुई है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, नहीं। सीक्वेंशियल तो वैसे भी नहीं है, पहले 1939 की बात कर दी, फिर 39 से 30 पे आ गए, नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि 1920 25 30 35, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सीक्वेंशियल तो नहीं कह सकते, ठीक है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, किसी चीज़ की कंपेयर हुई है, बताओ कि हमने अमेरिका के सेंसर बोर्ड की अपने सेंसर बोर्ड से कंपेयर कर लियो, कुछ कर लियो, कंपेयर तो हुई नहीं है साहब, कंपेयर से कहीं तक नहीं है, कंपेयर नहीं हुआ। कॉन्ट्रास्ट तो चलो ठीक है एक बार को कह लो, कंपेयर तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। क्लासिफिकेशन भाई बताओ किस चीज़ का वर्णन किया गया है, किसी चीज़ का वर्णन हुआ है, कोई चीज़ है जिसके बारे में बताया गया हो, नहीं। एक मूवी का किस्सा लिया, उसके बाद बताया कि भाई मूवी के किस्से में ऐसा हुआ, डैम शब्द बड़ा फेमस हो गया, क्योंकि जबकि वो पहले निगेटिव शब्द था, सेंसर बोर्ड के हिसाब से अलाउ नहीं कराया सकता था, लेकिन फिर अलाउ कर दिया। किसी क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, देखो मैं बताता हूँ क्लासिफिकेशन किस चीज़ को कह रहे होते हैं जब भी हम पैसेज की बात करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन वाले पैसेज का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि देखो एक चीज़ होता है, जब तुम चीज़ों को बांट देते हो ना, जैसे माना देखो जैसे ये है ए, इसके बीच में इसकी दो ब्रांचेस हैं, बी और सी, बी की और सी की, बी की दो ब्रांचेस हैं, डी और ई, और सी की तीन ब्रांचेस हैं, एफ जी और एच, ठीक है साहब। ई की भी दो ब्रांचेस हैं, आई और जे, जी की भी एक ब्रांचेस है, के की दो ब्रांचेस है ना, एल और एम। ये क्या है, दिस इज व्हाट कॉल्ड क्लासिफिकेशन, किसी चीज़ का वर्णन करना, किसी चीज़ को उसमें बांटना, है ना। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, चीज़ों को ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में, ये अलग है ये अलग है ये अलग है, ये काम करना क्लासिफिकेशन होता है। कि हमने ऐसा कुछ करा है, बताओ जरा। क्लासिफिकेशन हिंदी तो वर्गीकरण है, लेकिन जेन्युइनली ये क्लासिफिकेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लासिफिकेशन है क्या, किस चीज़ को कहेंगे क्लासिफिकेशन, ये है क्लासिफिकेशन साहब, है ना। ए से बी, बी की ब्रांच सी होगी, सी के मैंने डी और ई आ गया, ई में आई और जे आ गया, ये है क्लासिफिकेशन। इसको क्लासिफिकेशन, क्या ऐसा कुछ हुआ है कि इसके अंदर ये संस्था आती है, इस संस्था के अंदर ये आता है, इस संस्था ने ये करा, इसके ये दो ये थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, और क्लासिफिकेशन भी नहीं हुआ। आंसर बचता है क्या, डेस्क्रिप्टिव। भाई बिल्कुल सही बात है, डेस्क्रिप्टिव है। देखो मैं आपको बता देता हूँ अगर तुम्हें कंफ्यूजन है, जो डेस्क्राइब शब्द होता है ना साहब, टू प्रोवाइड स्टेटमेंट, डेस्क्राइब में क्या होता है, टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट या फिर अकाउंट ऑफ समथिंग। तुमने किसी चीज़ के बारे में कोई स्टेटमेंट दी कि हाँ ऐसा हुआ था, ये डिस्क्राइब है। जैसे माना कि तुमने बताया कि डैम शब्द के बारे में आपने एक स्टेटमेंट बताया कि आई डोंट गिव अ डैम, एक लाइन थी ये पहले इस स्टेटमेंट के बारे में बताया कि सेंसर बोर्ड पहले अलाउ नहीं कर रहा था अमेरिका का, लेकिन फिर उसने अलाउ कर दिया क्योंकि उसको सही शब्दों में आने लग गया, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है।
मैं तुमसे क्लासिफिकेशन भी लिख देता हूँ, अगर तुमसे कभी आगे टोन में पूछ ले कि क्लासिफिकेशन क्या है साहब, क्लासिफिकेशन कौन सी टोन के लिए आएगा, तो ध्यान रखना क्लासिफिकेशन आएगा द प्रोसेस ऑफ, वैसे तो मैंने डायग्राम दे दिया, तो मैं नीचे वो काम आएगा तुम्हारे, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स। सॉर्टिंग मतलब एक तरीके से बांटना है। इतना गंदा कैसे लिखने लग गया मैं, पता नहीं कब से हो गया है। प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, चीज़ों को समूह में बांटने का काम किसका है, क्लासिफिकेशन का है, उसको क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन देना नॉर्मल, कि एक स्टेटमेंट दे दिया आपने इस बारे में कि हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था, वो डिस्क्राइब है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो वही मैंने कह दिया, आपका आंसर बनेगा ए, सी फॉर कैट। ठीक है, 97 देखो, हाउ वाई या हाउ डिड द वर्ड विच हैड ओरिजिनली बीन ऑफेंसिव बिकम अनऑफेंसिव सडनली। बताओ भाई क्यों ऐसा हुआ था, क्या लगता है? बिकॉज ऑफ द कंट्रोल बाय द सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड ने कंट्रोल करा था उसको? नहीं यार, सेंसर बोर्ड ने तो उसको कह दिया था कि ठीक है, बिकॉज ऑफ द कन्वेंशंस। कन्वेंशन होता है एक तरीके से एक मीटिंग, बहुत सारे लोग मिलकर मीटिंग करते हैं ना, वो कन्वेंशन है। जैसे भाई बहुत से लोग मिल रहे हैं, 15-20 लोग बैठ रहे हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा वैसा, कन्वेंशन हुआ था? नहीं हुआ था। बिकॉज पीपल्स एज एंड नॉर्म्स, लोगों की एज की वजह से, नॉर्म्स की वजह से नहीं। बिकॉज ऑफ द चेंज सेंसिविटी ऑफ अमेरिकन कल्चर, जैसे अमेरिकन कल्चर है, धीरे धीरे उनकी सेंसिविटी ठीक हो गई, उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो बड़ा नॉर्मल शब्द है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उन्होंने, लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। मैंने कहा ना किताबों में लिखने से कुछ नहीं होता, उन्होंने उसको हटा दिया वहां से, उससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, इसलिए वो ठीक शब्द हो गया और लोगों ने बड़ा उसको नॉर्मली लिया। आई डोंट गिव अ डैम। ठीक है, ये हुई बात। 98 देख लो साहब, कौन सा शब्द था? डैम शब्द था। ठीक है, वाई डस CBFC हैव टू सर्टिफाई एंड कंट्रोल द कंटेंट शोन इन अ मूवी? क्यों करता हो ऐसा? टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर, जैसे पब्लिक डिसऑर्डर हो जाए। ठीक है, पब्लिक डिसऑर्डर के लिए वो करता है। टू जियो पैराडाइज इंडिया सिक्योरिटी, जियो पैराडाइज होता है खतरे में डालना, अगर तुम्हें नहीं पता है, शायद मैंने ऊपर नहीं बताया था। जियो पैराडाइज होता है खतरे में डालना। ठीक है, जियो पैराडाइज होता है खतरे में डालना। टू जियो पैराडाइज इंडिया सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी को खतरे में डालना, खतरे में डालने के लिए वो करता है ऐसा, गलत, नेगेटिव है। टू वायलेट सोशल नॉर्म्स, जो समाज के सोशल नॉर्म्स बने उनको वायलेट करता है, उनको उनको उनका उल्लंघन करता है, इसलिए करता है वो CBFC, गलत बात है। टू नॉट जियो पैराडाइज इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल सही बात है। इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, हम सब जो एक साथ रह रहे हैं, इस वो जियो पैराडाइज ना हो जाए, खतरे में न डल जाए, लोगों को ऐसा सिनेमा दिखा दिया कि लोग बाग उत्तेजित हो जाए, एक दूसरे को मारने पे आ जाए, वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो दूसरा 99 का बी। ठीक है, तो अब 100 देख लो, व्हाट इज द पैसेज बेस्ड अपॉन, किस पर है पैसेज? बताओ भाई किस पर है पैसेज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्शन ईपिक फिल्म्स, भाई एक्शन की तो बात ही नहीं हुई। ट्रेंडिंग मूवीज, कौन सी ट्रेंडिंग मूवीज है? नहीं, केवल एक मूवी की बात हुई है। ठीक है, नहीं। मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कोड, हाँ हालांकि बात हुई है, लेकिन नहीं, सबसे बेहतर क्या है? इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन पीपल सेंसिबिलिटीज, क्या फर्क पड़ेगा लोगों की सेंसिबिलिटीज पे, इस बात पर है पैसेज। 100 का बनेगा तीसरा। आपकी जानकारी के बता दें कि 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं, आंसर की के साथ आपको PDF मिल जाएगी आज के आज ही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं साहब। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो हमारे पास दूसरा पेपर है SSC स्टेनोग्राफर का, तारीख पड़ी हुई है 10 तारीख की है, 10/12/2024 को हुआ था एग्ज़ाम, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 महीने 2.5 महीने पहली बात है, 3 महीने, और 3 तो भी क्या 2 महीने हुए हैं। इसके अलावा दूसरी शिफ्ट है। ठीक है, नहीं, शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, अब जल्दी जल्दी करूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं चीज़ें करवा चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, कहीं दिक्कत आएगी अपना एक बार फिर से देख लेना। स्टार्ट करते हैं। शी टोल्ड मी दैट, मतलब पैसिव सॉरी पैसिव कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट बनाना है। ठीक है साहब, इनडायरेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट बनाना है। देखो टोल्ड है और टोल्ड है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए साहब, ये तो गलत बात है, चीटिंग कर ली है ना, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, गलत बात है, चीटिंग कर रहे हो, है ना। ऑब्जेक्ट अगर लिख रखा है तो होना चाहिए ना। दूसरी बात, शी सेड टू मी और शी सेड टू मी और शी सेड टू हर। मुझे एक बात बताओ, ये वाली स्पीच तो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो चीज़ लिखी होती है वो चेंज नहीं होती, बताओ या होती है? खुद बताओ। रिपोर्टिंग स्पीच में मी का हर थोड़ी हो जाएगा, बताओ भाई। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर मी लिखा है, ये वाला हिस्सा थोड़ी चेंज होता है, ये वाला हिस्सा तो सेम रहता है ना, तो मी का तो मी रहेगा।
ये मी का मी रहेगा, मी का चेंज हर में थोड़ी कर दोगे, नहीं कर सकते, गलत। आके सोचना ही नहीं है कुछ, आंसर निकल गया आपका डी फॉर डॉग। बाकी देख लो चाहे तो, हैड ऑलरेडी फिनिश्ड है, सेकंड फॉर्म होगी देखो, या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, या फिर सेकंड फॉर्म चेंज होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इन्होंने क्या दे रखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है। देखो अगर तुम वर्ब से देखना चाह रहे हो, वर्ब से भी देख लो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है, ठीक है, विल आ गया यहाँ पे तो ये भी गलत है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब बचा ये वाले दोनों ऑप्शन, एक में सेकंड फॉर्म आई है, एक में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, सेकंड फॉर्म का चेंज भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का चेंज भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो ऐसे में क्या क्या है हमारे पास चेक करने के लिए, चेक करने के लिए हमारे पास हर है, कि भाई हर यहाँ से कहाँ से आ गया। अगर यहाँ हर है तो आंसर में भी तो हर होना चाहिए ना, यहाँ भी तो हर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मी है तो यहाँ पे मी है, ये मी हो गया सही, इसलिए हमारा आंसर सी फॉर कैट गलत हो गया और डी फॉर डॉट ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पैसिव बताया भाई, पैसिव बता दो। लिफ्टेड है, लिफ्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत, ठीक है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत, विल प्लस विल आ गया गलत, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, आंसर हो गया डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो साहब, वेयर यू सॉरी वर यू लाफिंग एट द पुअर मासेस। देखो भाई पैसिव बनाना है, वर आया है, क्या आया है, वर आया है, तो आर का तो कोई मतलब बनता नहीं, गलत, हैव का तो कोई मतलब बनता नहीं, गलत, हेड का तो कोई मतलब बनता नहीं, गलत। अरे वर का चेंज हेड में थोड़ी हो जाएगा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट थोड़ी है, पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है तो भाई आंसर क्या बनेगा, तीसरा बनेगा, क्या बनेगा आंसर, तीसरा, ठीक है, वर का वर ही रखो ना, इसमें चेंज कर दोगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपसे कहा गया है सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। अच्छा ठीक है, पैरा जंबल्ड है भाई साहब, ABCD आपको लगाना है सीक्वेंस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख लो, पहला बी है, सी है, ए है, ए है, तो डी से तो शुरू हुआ नहीं है ना, या तो ए से शुरू हो रहा है, या बी से शुरू हो रहा है, या सी से शुरू हो रहा है। अब देख लो, डी से इन्होंने शुरू नहीं करा खुद से। अब देखो आपने सी में लिख रखा है हर इनिशियल इंटरेस्ट, उसका इनिशियल इंटरेस्ट जो था वॉज इन डांस, वो डांस में था। अब यहाँ पे आया है हर, भैया हर का इनिशियल इंटरेस्ट डांस में था, ये हर है कौन, ये पता तो चलना चाहिए ना, क्या शुरुआत में हर लिख दोगे। एक व्यक्ति का नाम आया सावित्री, क्या नाम आया, सावित्री, सावित्री के बारे में सावित्री को हर कह दिया, तो पहले सावित्री लिखोगे पहले हर लिखोगे, बताओ भाई, पहले हर तो नहीं आ सकता, शुरुआत सी से नहीं हो सकती, और सी से नहीं हो सकती तो दूसरा ऑप्शन गलत है, समझ गए। बचा ए और बचा बी। अब देख लो ए और बी में, देखो ए और बी में क्या शुरुआत करोगे। सावित्री वॉज वन सच ग्रेट आर्टिस्ट हु इन्फ्लुएंस तेलुगु मूवी इंडस्ट्री सिंगल हैंडेडली फॉर मैनी ईयर्स। तेलुगु मूवी इंडस्ट्री इज प्राउड ऑफ मैनी ग्रेट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस। अब देखो ए से शुरुआत कर लें या बी से शुरुआत कर लें। देखो तेलुगु मूवी इंडस्ट्री जो है वो प्राउड करती है बहुत से ग्रेट प्रोड्यूसर्स पर, डायरेक्टर्स पर, आर्टिस्ट पर और म्यूजिशियंस पर, ठीक है। अब उसमें से एक सावित्री है, सावित्री वॉज वन सच ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत से आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट पर क्या करती है, प्राउड करती है, और वन वन सच ग्रेट आर्टिस्ट, और इन आर्टिस्ट में से एक कौन है, सावित्री है। इसका मतलब पहले ए आएगा और उस ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। सोच के बताओ, पहले ए आएगा और उस ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, है कि नहीं। और अगर बात समझ में आ गई हो तो ए के तुरंत बाद बी किसमें कह लें, ए के तुरंत बाद बी, ये रहा देखो, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। आंसर क्या बनेगा, सी फॉर कैट। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है बात समझ में आई होगी आपको, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बाकी देखो बी के बाद सी आएगा, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, सावित्री, और सावित्री के बाद हर, है ना, तो पहले सावित्री बी में आया, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। जरा देखना, यहाँ पे बी से पहले सी है, गलत, ठीक है, यहाँ पर बी से पहले सी है, गलत, यहाँ पर बी के बाद सी आया, ये तो ठीक है एक बार को, लेकिन ये इसलिए गलत है क्योंकि बी से शुरुआत नहीं हो सकती, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, है ना। ये रही कहानी, तो कुल मिला के आंसर बनेगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखो, योर गेस इज एज गुड एज माइन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। अच्छा ठीक है, देखो भाई, टू गेस एन इनक्रेडिबल आइडिया, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, टू प्रिडिक्ट अ डिजास्टर, टू बी सुपरस्टिशियस। भाई योर गैस इज एज गुड एज माइन, कि यार तुमने भी तो नहीं, तुम्हारा कोई जो तुक्का जो तुमने मारा है वो भी, जो तुमने गैस किया वो भी कोई खास नहीं था, ऐसा ही है जैसा मेरा था, मतलब ना तो मेरा अच्छा था ना ही तुम्हारा अच्छा था, वो ऐसे कहना चाह रहा है।
तो इस वाले का आंसर बनेगा क्या, दूसरा, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, कि आंसर का आइडिया नहीं है। बोले तुमने कोई बहुत खतरनाक गैस नहीं कर दिया था, तुमने भी वैसे गैस किया था जितना जैसा मैंने गैस किया था। तो टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, इसका बेसिकली यही बनेगा, गैस एज एज योर गैस इज एज गुड एज माइन, मतलब टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, कि तुम्हें आंसर के बारे में कोई आइडिया है नहीं। पैसिव देख लो भाई साहब, वुड हैव कंट्रोल्ड, वुड हैव कंट्रोल्ड, बी आएगा, मॉडल आया है तो बी भी आएगा, है कि नहीं, बताओ क्या करें, बी आएगा बी ना आएगा, भाई मेन वर्ड देखो ना, कंट्रोल्ड है ना, अरे हाँ है ना, कंट्रोल्ड है तो बीन लगा लो फिर। पहली बात तो द सिचुएशन ऑब्जेक्ट है, द सिचुएशन सब्जेक्ट बनेगा, द सिचुएशन। दूसरी बात वुड आया तो वुड का वुड रखो, कुड नहीं आ सकता, तुम कुड नहीं लगाओगे तो दूसरा तीसरा वैसे गलत हो गया, है ना। कुड बी कंट्रोल्ड, मुझे बताओ हैव कहाँ जाएगा फिर, हैव ना जिए, हैव मर जाए कहीं जाके, बताओ, है, यहाँ पे तो हैव गायब हो गया, तो चौथा वैसे गलत है, ये आ गया आंसर, वुड हैव बीन कंट्रोल्ड, वुड हैव बीन कंट्रोल्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, select the option that expresses the following sentence in direct speech, blah blah blah, he told me that he would have finished the project by the following day। भाई फॉलोइंग डे किस लिए आता है, ये बताओ, सारी बात छोड़ो, ये बताओ फॉलोइंग डे किस लिए आता है ना, बाय द फॉलोइंग डे, मतलब टुमारो का चेंज फॉलोइंग डे होता है, अरे हाँ है ना, टुमारो का चेंज किस में होता है, फॉलोइंग डे में होता है, तो जरा ध्यान से देखना, बाय टुमारो, टुमारो, ओह बाय टुमारो, क्या यहाँ पे बाय है दूसरे वाले में, तुमने बाय तो छोड़ दिया। हालांकि पहली बात तो ही सेड टू मी के साथ टुमारो आ नहीं सकता, ये यहाँ आना चाहिए था, तो दूसरा सेंटेंस तो वैसे ही गलत हो गया, देखो सच बताऊँ ईमानदारी की बात। दूसरी बात, जो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है उसमें वुड हैव फिनिश्ड है, क्या है उसमें, वुड हैव फिनिश्ड है, तो वुड हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश से बनेगा या विल हैव फिनिश से बनेगा, सोचो, विल हैव फिनिश्ड, ये डायरेक्ट डायरेक्ट में लिखा है, जब इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका चेंज किस में होगा, वुड हैव फिनिश्ड, ठीक है, तो विल का चेंज किस में हो गया, विल का चेंज वुड में हो गया, विल का चेंज किस में हो गया, विल का चेंज वुड में हो गया साहब, लेकिन यहाँ पे तो हैव फिनिश्ड लिखा है, तो पहला गलत। जरा आगे देखना, यहाँ लिखा है विल फिनिश, हैव कहाँ गया, जब तुम्हारे पास यहाँ हैव है इनडायरेक्ट में तो हैव कहाँ गया, गलत, आंसर बचेगा विल हैव फिनिश्ड, ये आ गया आंसर, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो साहब, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, Although one's body language is very powerful medium of expression, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बहुत पावरफुल मीडियम है एक्सप्रेशन का, चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल होती है, कॉन्फिडेंट होती है, तो अच्छा ही होता है कि तुम्हारा पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। वी एक्सप्रेस आर थॉट्स वर्बली, और वी एक्सप्रेस आर थॉट्स, कि हम जो है अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या तो वर्बली एक्सप्रेस करते हैं, बोल के एक्सप्रेस कर देते हैं, या फिर कैसे, हाइपरबोलिकली, हाइपरबोलिकली मतलब बढ़ा चढ़ाकर, हाइपरबोल होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को, ठीक है, हाइपरबोल हो गया बढ़ा चढ़ाकर, है ना। बेनफुली, बेनफुल निगेटिव शब्द है, अनिष्टकारी एक तरीके से, गलत तरीके से, है ना, बेनफुली मतलब गलत तरीके से, है ना, ये निगेटिव शब्द है। हम अपने विचारों को कैसे, या तो वर्बली कहते हैं या फिर गलत तरीके से, अनिष्टकारी रूप से, निगेटिव रूप से हम कहते हैं अपने शब्दों को, अपने विचारों को, या फिर एनीमेकली, एनीमेकली, एनीमेकली का तो मतलब होता है एक तरीके से खून की कमी, एनीमिया होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता, शायद रक्त अल्पता ही बोलते हैं, रक्त अल्पता कैसे लिखेंगे, रक्त नहीं नहीं बना आधा है, हाँ, रक्त अल्पता एनीमेकली, ठीक है। अब ये तो कुछ है नहीं, अपने थॉट्स को कैसे खून की कमी से दिखाएंगे, नहीं, है ना, टेक्सचुअली मतलब टेक्स्ट से, ठीक है, नहीं तो कैसे दिखाओगे, या तो वर्बली बताओगे या टेक्सचुअली बताओगे, ठीक है। तीनों ये बकवास ऑप्शन से, ऑप्शन बेहतर बनाए जा सकते थे, बड़े बकवास ऑप्शन इन्होंने दिए। आंसर डी फॉर डॉग है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ओहो एरर आ गया है। वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ चाइना, हुआंग हो, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न फेस ऑफ तिब्बत। बताओ भी क्या कहोगे भाई साहब, रिवर का नाम है, आर्टिकल ए कैसे लगा रहे हो बताओ, है ना, रिवर के नाम से पहले आर्टिकल ए की आवश्यकता नहीं है, गलत है, ठीक है, नहीं। दा गंगा कहते हैं ना या आ गंगा कहते हैं, सोच के बताओ, आ गंगा या दा गंगा, दा गंगा, तो दा हांग हो, समझे, आ हांग हो नहीं, पहले तो जो भी नाम है ये दा हांग हो, ठीक है, तो दा लगाओ। और ये ऑप्शन कौन सा, ए नो बी, हाँ ठीक है, सी है ये रहा, देखो यहाँ ए कटेगा, दा लगेगा, रिवर के नाम से पहले दा लगाओ साहब, अकेली रिवर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवर की बात करिए आपने। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई सॉ हर
शी रॉट अ पोएम विद फुल अटेंशन। शी राइट अ पोएम, शी रॉट अ पोएम, शी रॉट अ पोएम यार। देखो साहब, वैन क्लोज टाइम क्लोज होती है, ध्यान रखना, कभी भी वैन क्लोज मिले तो वैन क्लोज टाइम क्लोज होती है, वैन क्लोज टाइम क्लोज होती है, बात ध्यान रखना, माथे में लिख के रख लो अपने, बहुत जरूरी बात है। जो वैन क्लोज है वो टाइम क्लोज है। वैन में देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। वैन क्लोज कौन सी क्लोज है, टाइम क्लोज है। वैन में कौन सी, वैन वाले क्लोज में कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको ये बताना चाहिए कि घटना कब की है, पास्ट की। अगर घटना पास्ट की है तो राइट नहीं, क्या आएगा, रॉट आएगा। व्हेन आई सॉ हर शी रॉट अ पोएम विद फुल इंटेंशन, या आप कह सकते हो शी वॉज राइटिंग अ पोएम, या शी रोट अ पोएम, शी वॉज राइटिंग अ पोएम। राइट नहीं आएगा, राइट तो आ ही नहीं सकता। पहली बात तो ग्रामेटिकल राइट भी गलत है, शी के साथ राइट लिखोगे राइट्स लिखोगे, पहले बताओ शी राइट या शी राइट्स, शी राइट्स आएगा, एक बात तो ये है। दूसरी बात, बाकी ये भी गलत ही है, ठीक है नहीं, क्योंकि मेन क्लोज पास्ट, सॉरी ये वैन क्लोज पास्ट में, मतलब दूसरी वाली क्लोज भी किस में बनानी है, पास्ट में बनानी है, क्योंकि वैन क्लोज टाइम क्लोज होती है और टाइम पास्ट है, तो ये वाला भी सेंटेंस, ये वाला हिस्सा भी किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। हेडमास्टर सेड व्हाट अ परफॉर्मेंस, हेडमास्टर ने कहा कि क्या परफॉर्मेंस थी भाई, मजा आ गया। एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम्हें एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है मतलब सैड से सेंटेंस नहीं बनेगा। एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस किससे बनते हैं, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, प्रेज्ड भी नहीं है। एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस किससे बनते हैं, एक्सक्लेम्ड से बनते हैं। और एक्सक्लेम्ड के बाद आप देखो दैट इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, गलत। क्यों, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो सेंटेंस किस में चेंज होता है, असर्टिव में चेंज होता है जनाब। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस ऐसा का ऐसे लिख दो, गलत। जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं देन वी हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव वन, ठीक है, हमें सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है। तो व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस को जब हम बना रहे हैं तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, और असर्टिव में चेंज करेंगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, 11 का दूसरा बनेगा। एक बात, दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ठीक है, 12 नंबर देखो। सिनोनियम पूछा है आपसे, रिकम्बेंट, रिकम्बेंट एक तरीके से किसी चीज़ का एकदम पड़ा हुआ होना, लेटा हुआ होना रिकम्बेंट होता है, ठीक है, रिकम्बेंट होता है किसी चीज़ का क्या होना। बड़ा हो रहा है क्या पेन, एक सेकंड रुकना भाई। रिकम्बेंट होता है किसी चीज़ का क्या होना, लेटा हुआ, ठीक है। और सिनोनियम पूछा है आपका, अप स्टैंडिंग तो खड़ा हुआ होगा, अप स्टैंडिंग, स्टैंडिंग से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि अप स्टैंडिंग खड़ा हुआ, अपोजिट हो सकता है एक बार कोई। अपराइट, अपराइट मतलब एक तरीके से आप कोई चीज़ बिल्कुल ठीक है ना, कोई चीज़ बिल्कुल क्या है, ठीक है या फिर सही है ना, ये इस चीज़ को अपराइट बोल देंगे आप। रिव्यू मतलब तो किसी चीज़ पर रिव्यू करना, किसी किसी बात पर विचार कर रहे हो आप, रिव्यू कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। एक बचा प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट हो सकता है, प्रोस्ट्रेट होता है ये लाइंग फ्रॉम द, लाइंग ऑन द ग्राउंड है ना, लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कि भाई जमीन पर सीधा पड़ा है कोई चीज़, प्रोस्ट्रेट है ना, प्रोस्ट्रेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 13 नंबर देखो। Venus did not have any moons or satellites or even a what, or even a magnetic field, ठीक है। म्यूजिक, जो वीनस है, अब भाई तुम ग्रह की बात कर रहे हो, उसका म्यूजिकोलॉजिकल से क्या मतलब है बताओ। पैडागॉगिक होता है भाई साहब रिलेटेड टू टीचिंग, पैडागॉगिक होता है क्या, रिलेटेड टू टीचिंग। तुमने सुना होगा पैडागॉजी सब्जेक्ट होता है, अगर तुम टीचिंग आप तुम मास्टर की बात करते हैं तो हम टीचर की बात करते हैं, तो पैडागॉजी एक सब्जेक्ट होता है ना, उसमें तुम पैडागॉजी में क्या करते हो, रिलेटेड टू टीचिंग, है ना, टीचिंग से रिलेटेड बच्चे को पढ़ाया कैसे जाएगा, वो सब्जेक्ट पैडागॉजी कहलाता है। पैडागॉजी नाउन होगा, पैडागॉजिक जो इन्होंने बनाया वो एडजेक्टिव बन गया, आईसी वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। पैडागॉजिक क्या है, रिलेटेड टू टीचिंग है, लेकिन चाहो तो लिख लो साहब, रिलेटेड टू टीचिंग है साहब, ठीक है। उसके बाद जोग्राफिकल फील्ड, उसकी कोई जोग्राफिकल फील्ड नहीं है। जोग्राफिकल फील्ड क्या होती है, कुछ होती नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है नहीं। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। आई नो अ पर्सन हु पेरेंट्स लिव इन मिलान, हुज पेरेंट्स, है ना भाई, हु एडजेक्टिव थोड़ी बनेगा, पेरेंट्स नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखोगे ना, और एडजेक्टिव लिखोगे तो हुज लिखोगे, हुज है का ऑप्शन नहीं है, हुज है तो सही है रहा दूसरा, हुज पेरेंट्स, होम पेरेंट्स नहीं, हुज पेरेंट्स, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाओगे, हु एडजेक्टिव नहीं बनता, एडजेक्टिव बनता है हुज, हु तो नाउन या प्रोनाउन बनता है, सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और नाउन बनता है, प्रोनाउन नहीं, मतलब हाँ प्रोनाउन ही होता है, नाउन नहीं। नेक्स्ट देखो
15 नंबर देखो, लास्ट सेंटेंस आज की क्लास का, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप। विल नॉट हैव स्टॉप, मुझे बताना हैव के साथ कभी स्टॉप आ सकता है? हैज हैव के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड, तो हैव के साथ स्टॉप तो आ नहीं सकता साहब, गलती यही है, ये होगी चौथे वाले में गलती, समझ रहे हो? विल नॉट हैव के साथ स्टॉप नहीं आ सकता, स्टॉप्ड होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है, 15 सेंटेंस हो गए हैं आज के लिए, हम इतना ही रख लेते हैं। मुझे लगता है क्लास आपकी पूरी हो गई है। हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, पैसेज मैंने थोड़ा डिटेल में समझाए हैं। हो सकता है कई बार मतलब 1 मिनट के लिए मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे हों जो थोड़ा अच्छे हैं पढ़ने में, हो सकता है वो बोर वोर भी हो गए यार, मैं कह नहीं सकता इस बारे में, लेकिन हाँ मैंने बेहतर देने की कोशिश करी है। आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा बढ़ा मतलब डबल स्पीड में देख लो क्लास, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी देखो मैं आज ये एक सेट, दूसरा सेट ही चल ही रहा है आपका, दूसरा हमने स्टार्ट कर दिया, 2 सेट, दूसरा सेट ही कर लेंगे, 1 सेट और 3 सेट तो मैं एटलीस्ट कराऊंगा ही आपको ये वाले। इन 3 सेट के बाद फिर हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस ले लेंगे या फिर यही सेट हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, जैसा आपकी इच्छा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो खैर, फिलहाल 15 तक हो गए हैं हमारा, 15 से आगे हम कल करते हैं। आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए सभी को टाटा बाय बाय।